अच्छा जी, अब आ जाए थोड़ा सा कोगुलेशन डिसऑर्डर्स पे। ठीक है, देखो कोगुलेशन पाथवे हमने डिटेल में कर लिया, अब कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम विटामिन के डेफिशिएंसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी जो होती है ना, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स कौन से हैं, पहले ये करते हैं डिपेंडेंट फैक्टर्स। विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स 1972 से याद रखो। इसका मतलब क्या है, 279 है डिपेंडेंट, उसके अलावा 1 के साथ नीचे थोड़ा सा 0 लगा दो तो 10, तो मतलब 10, 9, 7 और 2 ये विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। और इसके साथ साथ प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है, अच्छा जो वारफरीन है ना, वारफरीन क्या है हमारे पास, एंटीकोगुलेंट है ना। तो वारफरीन क्या करता है कि विटामिन के डिपेंडेंट एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, एपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, मतलब विटामिन के को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसीलिए जब भी वारफरीन की टॉक्सिसिटी को हमने रिवर्स करना होगा ना, रिवर्स, तो हम विटामिन के देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अच्छा अब चलें हम करते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो यहाँ पे, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, एक क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, एक एफएफपीज होते हैं। ठीक है, एफएफपीज में हमारे पास फैक्टर 9 ज़्यादा होता है, फैक्टर 9, और क्रायोप्रेसिपिटेट में फैक्टर 8 ज़्यादा होता है, 8, फैक्टर 8। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आगे हम डिजीज़ के साथ फिर पढ़ेंगे। देखें विटामिन के में क्या होता है, डिक्रीज डेफिशिएंसी में डिक्रीज सेंसेस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, साथ प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ठीक है, वारफरीन रिपेट करता है विटामिन के एपॉक्साइड रिडक्टेज को, विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए हम करते हैं वारफरीन को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अच्छा एफएफपीज या पैक सेल वॉल्यूम भी हम एडमिनिस्टर करते हैं वारफरीन के लिए। ठीक है, वारफरीन की ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एफएफपी को प्रेफर करते हैं, एफएफपी देते हैं और साथ विटामिन के देते हैं। ठीक है, अच्छा न्यूनेट्स में क्या होता है कि हमारे पास एंटेरिक बैक्टीरिया नहीं होते जो हमारे पास विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। जो कॉलॉन के बैक्टीरिया होते हैं ना, कॉलॉन के जीआईटी में मैंने आप लोगों को बताया था, कॉलॉन के बैक्टीरिया विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास एंटेरिक बैक्टीरिया नहीं होंगे, जैसे न्यूनेट्स में नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, विटामिन के को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अच्छा एक होता है फैक्टर 7 विटामिन के डिपेंडेंट 2 फैक्टर्स है ना, 2 नहीं 4 फैक्टर्स हैं, लेकिन उनमें जो सबकी शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है वो फैक्टर 7 की, और लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ जो है वो फैक्टर 2 की है। ठीक है, लॉन्गेस्ट फैक्टर 2 की है। अच्छा अब कुछ फैक्टर्स है ना, एंटी थ्रोम्बिन होता है एक हमारे पास, एंटी थ्रोम्बिन किस चीज़ को इन्वेट करता है, फैक्टर 2 को। फैक्टर 2 क्या था, थ्रोम्बिन था ना। तो मैंने आप लोगों को वो टेबल में बताई थी ये बात, वो इसलिए मैंने कहा था कि वो जो चार्ट है कोगुलेशन वाला वो अच्छे से कर लो, बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को मेनली इनहिबिट करता है ये। उसके अलावा फैक्टर 7, फैक्टर 9 वगैरह, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 को भी इनहिबिट कर सकता है। ठीक है, अच्छा हेपरिन, अब अगली चीज़ हेपरिन आ जाती है। हेपरिन क्या होता है हमारे पास, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, नेचुरल मतलब बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये इसका एक एमसीक्यूज है। दूसरा हेपरिन के इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हेपरिन जो है वो एपीटीटी के थ्रू मॉनिटर होता है। एपीटी2 इंट्रिंसिक पाथवे वाला है ना, इंट्रिंसिक पाथवे वाला। ठीक है, इसीलिए हम इंट्रिंसिक पाथवे में हेपरिन देते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे का डिसऑर्डर होगा ना तो हेपरिन देंगे। हेपरिन जो है वो एपीटीटी के थ्रू मॉनिटर होता है। ठीक है, अब हेपरिन जो है वो इनहिबिट किसे करता है, हेपरिन जो है वो इनहिबिट करता है फैक्टर किसको, फैक्टर 10 को। ठीक है, और किसके हेल्प से, देखो एंटी थ्रोम्बिन हमने पढ़ा ना, फैक्टर 10 को इनहिबिट करता है एंटी थ्रोम्बिन के हेल्प से, एंटी थ्रोम्बिन के साथ काम करता है। देखो इनहिबिट हेपरिन एनहेंसेस द एक्टिविटी ऑफ एंटी थ्रोम्बिन, क्या एक्टिविटी, फैक्टर 10 को इनहिबिट करना। प्रिंसिपल टारगेट ऑफ एंटी थ्रोम्बिन के प्रिंसिपल टारगेट कौन कौन से, थ्रोम्बिन जिसे फैक्टर 2 कहते हैं और साथ फैक्टर 10। ठीक है, फैक्टर 5 की म्यूटेशन क्या करेगा, फैक्टर 5 को प्रोड्यूस करेगा जो इनहिबिट नहीं हो सकेगा प्रोटीन सी से। देखो एक हमारे पास प्रोटीन सी और एस भी होता है। ठीक है, प्रोटीन सी और एस किस किस को इनहिबिट करता है, फैक्टर 8 को और साथ साथ फैक्टर 5 को। ठीक है, प्रोटीन सी और एस, अगर हमारे पास म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन फैक्टर 5 की, फैक्टर 5 की म्यूटेशन हो जाए तो ऐसा स्टेन इसका प्रोड्यूस होता है जो फैक्टर जो प्रोथ्रोम्बिन सी इनहिबिट नहीं कर सकता। तो मतलब है कि फैक्टर 5 ज़्यादा होता जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर अगली चीज़ टीपीएस के बारे में बताई हुई है कि टीपीएस हम थ्रोम्बोलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है। मैंने टीपीएस का बता दिया कि क्या होते हैं, कैसे थ्रोम्बस को तोड़ते हैं।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें यही बात लिखी हुई है, सारे के सारे फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर्स सिंथेसाइज होते हैं लिवर में एक्सेप्ट 4 and 8, एक्सेप्ट 4 and 8। ठीक है, अच्छा जी, नाउ कम टूवर्ड्स कोगुलेशन डिसऑर्डर्स। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स में 3 तरह के डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे। एक तो हीमोफीलिया के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसमें वॉन विलेब्रेंट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, और अगली एक आईटीपी आ जाता है, टीटीपी आ जाए, बर्नौली सिंड्रोम वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम डीआईसी का पढ़ेंगे, डीआईसी का। ठीक है, डीआईसी का। अच्छा, अब एक जनरली मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया, इसमें फैक्टर 8 और 9 की डेफिशिएंसी होती है। फैक्टर 8 और 9 कहाँ के फैक्टर्स हैं? इंट्रिंसिक पाथवे के फैक्टर्स हैं। इसलिए हीमोफीलिया में क्या ज़्यादा होगा? APTT। ये चीज़ क्लियर है? क्लियर है ना, ये चीज़ सही है। दूसरा हमारे पास आ जाता है जी DIC। DIC में क्या होता है? APTT, PT, ब्लीडिंग टाइम, ये सब कुछ ज़्यादा होता है, सारे के सारे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर क्या होता है? ये फैक्टर 8 का जो मेजर कंपोनेंट होता है ना, फैक्टर 8 का एक माइनर कंपोनेंट होता है जो हीमोफीलिया में डिसऑर्डर, माइनर जो है वो हीमोफीलिया में ख़राब होता है, और फैक्टर 8 का मेजर कंपोनेंट वॉन विलेब्रेंट फैक्टर डिसऑर्डर में ख़राब होता है। तो फैक्टर 8 का मेजर कंपोनेंट ख़राब होने की वजह से वॉन विलेब्रेंट फैक्टर में भी क्या चीज़ ख़राब होगी? APTT। लेकिन APTT के साथ साथ अगर ब्लीडिंग टाइम भी ज़्यादा हुआ ना, तो इसका मतलब है ये वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है। और वॉन विलेब्रेंट फैक्टर सबसे कॉमन कोगुलोपैथी भी है, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन कोगुलोपैथी भी वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है। समझ आ गई? DIC में सब कुछ ज़्यादा है, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर में APTT और BT ज़्यादा है, और हीमोफीलिया में APTT ज़्यादा है। ठीक है, अगर हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे की बात है, एक्सट्रिंसिक पाथवे का जैसे फैक्टर 7 का कोई डिसऑर्डर हुआ, तो फिर हमारे पास क्या होगा? PT, सिर्फ प्लेटलेट टाइम ज़्यादा होगा। समझ आ गई? अगर हमारे पास बात आ गई अब जी ITP की। ठीक है, ITP में क्या ज़्यादा होगा हमारे पास? ITP में प्लेटलेट्स कम होंगे और ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PTV क्या है? बेस्ट टेस्ट फॉर कॉमन एंड एक्सट्रिंसिक, कॉमन पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए बेस्ट टेस्ट है। ठीक है, तो इसे याद कैसे करना है? प्ले टेनिस आउटसाइड, जो टेनिस है वो आउटसाइड खेलते हैं ना, जबकि टेबल टेनिस जो है वो इनसाइड खेलते हैं। तो PTT जो है या APTT जो है वो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे का है। ठीक है, INR क्या है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। INR के साथ वारफरीन याद करना है, वारफरीन की मॉनिटरिंग के लिए INR है। ठीक है, अच्छा अब हम हीमोफीलिया देख लेते हैं। हीमोफीलिया में करेक्टरिस्टिक, ये जॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है? हमारे पास स्वेल हुआ है ना, तो हीमोफीलिया की करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है? हीमर्थ्रोसिस होती है। इसमें हीमर्थ्रोसिस होता क्या है? हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे कोगुलेटिंग डिफेक्ट है, APTT या PTT ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसमें एक होता है हीमोफीलिया A। हीमोफीलिया A किसमें डिसऑर्डर है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, किसमें? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के। फैक्टर 8 का कौन सा कंपोनेंट? माइनर कंपोनेंट। ठीक है, फिर हम हीमोफीलिया बी जो है, हीमोफीलिया बी जिसे हम क्रिसमस डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसमें फैक्टर 9 या की डेफिशिएंसी होती है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एक होता है हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया सी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अच्छा अब हीमोफीलिया में हमारे पास ऑब्वियसली अब क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, तो क्या होगा? हेमरेज के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, हीमर्थ्रोसिस होगी हमारे पास, हीमर्थ्रोसिस, ब्लड डिपॉजिट होगा नी वगैरह में। ठीक है, ब्रूजिंग होगी। अच्छा, सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, जैसे कि डेंटल प्रोसीजर्स के साथ ये आता है कि डेंटल प्रोसीजर्स के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, क्या था? पेशेंट को हीमोफीलिया था। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या कहते देते हैं? डेस्मोप्रेसिन देते हैं, फैक्टर 8 देते हैं। ठीक है, और इमिसुमाब भी देते हैं। ठीक है, फैक्टर 9 कब देते हैं? जब हीमोफीलिया बी हो। अच्छा, फिर विटामिन के डेफिशिएंसी वो हमने पढ़ ली है डिटेल में। ठीक है, ये क्या होती है? फैक्टर 9 इज आल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। अच्छा, अब बाकी प्लेटलेट डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? प्लेटलेट डिसऑर्डर्स में क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? प्रीटिकिया, एपिस्टैक्सिस वगैरह होंगे। ठीक है, प्लेटलेट काउंट्स लो होंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड सोडियम सिंड्रोम में क्या होगा? प्लेटलेट काउंट कम होगा, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। किस में? GP ग्लाइकोप्रोटीन 1B में। ये मैंने आप लोगों को
डिटेल में प्लेटिलेट प्लग में बता दिया था कि ये क्या चीज़ होती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली प्लेटिलेट प्लग नहीं बनेगा, ठीक है। वॉन लिमिटेड फैक्टर्स के साथ एडीएन नहीं होगी, सही है। अब फिर अगर इसलिए प्लेटिलेट प्लग नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है इसी वजह से इसमें, ठीक है। अच्छा, जो लेब्स होंगे उसमें क्या होगा, रेटोसिटिन टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगा और प्लेटिलेट्स लार्ज होंगे। अब इसको जो है वो आईटीपी से डिफरेंस करना है, ठीक है। आईटीपी में जो है ना वो प्लेटिलेट्स बहुत कम होते हैं, 50,000 से कम होते हैं, बट नॉट सोलियर में जो है वो ज़्यादा होते हैं। दोनों में मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं, लार्ज प्लेटिलेट्स होते हैं, लेकिन प्लेटिलेट्स आईटीपी में बहुत ज़्यादा कम होंगे। दूसरा आज हमारे पास क्या आता है, ग्लेन्समैन सिंड्रोम। देखो एक फैक्टर तो हमने कर लिया बर्नार्ड स्लेरी, एक दूसरा फैक्टर हमने किया था जिसमें फाइब्रिनोजन फिर अटैच होता है, वो कौन सा था, GP2B3A। तो ग्लेन्समैन में क्या होता है, यही वाला फैक्टर ख़राब होता है, ठीक है, जो मैंने ऊपर आप लोगों को करवाया था प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन में। इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीगेशन नहीं होगी, प्लेटिलेट टू प्लेटिलेट एग्रीगेशन ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ब्लड स्प्लेन पे प्लेटलेट पंपिंग नहीं होगी। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है जी आईटीपी। आईटीपी में क्या होता है, आईटीपी में प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है और ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता है, सही है। प्लेटलेट टाइम डिक्रीज होता है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज होता है।